अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस का टॉपिक 11 यानी यूरिनरी सिस्टम का पार्ट 2 जो कॉन्टीन्यूटी है पिछले टॉपिक की, यानी पिछले टॉपिक में हमने किडनीज़ के बारे में पढ़ा और यूरिनरी सिस्टम में जो पार्ट्स थे उनको डिस्कस किया। तो आज हम जो है स्पेशली नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इन पार्ट 2 ऑफ यूरिनरी सिस्टम टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में जो है सिंपल जो डायग्राम पहले ही आपको दी गई है उसमें यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन की गई हैं कि रीनल आर्टरी वो ब्लड वेसल है जो खून को किडनी तक लाती है, ठीक है। और फिर खून नेफ्रॉन, जब सारे नेफ्रॉन मिलके ब्लड को साफ़ कर देते हैं तो फिर वहाँ से क्लीन ब्लड को लेके जाना किसका काम होता है? रीनल वेन का काम होता है। उसके बाद मस्टर्ड कलर में जो पोर्शन, ट्यूब्यूलर पोर्शन शो किया गया है वो नेफ्रॉन का है, जिसमें सबसे पहले आपको कप शेप्ड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है। तो ये कप शेप स्ट्रक्चर जो होता है वो कैप्सूल कहलाता है, बोमेंस कैप्सूल। उसके बाद ट्यूब्यूलर पोर्शन आ जाता है। ट्यूब्यूलर पोर्शन में अगर आप ऑब्जर्व करें तो यू शेप्ड ट्यूब है, यानी यू की शक्ल की ट्यूब जिसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। और फिर ये ट्यूब ओपन हो रही है एक डक्ट में या बड़ी नाली में जिसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो सिंपली यहाँ पे क्या है जो दिखाया गया है, ट्यूबुलर पोर्शन सबसे पहले बोमेन कैप्सूल आता है, फिर ट्यूबुलर पोर्शन आता है। ट्यूबुलर पोर्शन में फर्दर तीन चीज़ें होती हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इनको हम वन बाय वन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और फिर हमारे पास आती है कलेक्टिंग डक्ट। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में पहले डायग्राम से एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो है इन टर्म्स को डिस्कस भी कर लेंगे। सबसे पहला पार्ट जो अगर हम ब्लू पोर्शन में देखें तो हमारे पास कप शेप्ड स्ट्रक्चर का आता है जिसे कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। तो कप शेप स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? बोमेन कैप्सूल है। अच्छा, बोमेन कैप्सूल के बाद नेफ्रॉन का एक कन्व्यूलेटेड या मुड़ा हुआ यानी बल खाता हुआ पोर्शन आता है ट्यूब का, उसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, PCT, ठीक है। पहला बोमेन कैप्सूल विच इज़ कप शेप्ड स्ट्रक्चर जिसने ग्लोमेरुलस को सराउंड किया हुआ है। ग्लोमेरुलस क्या है हम ये लास्ट पे डिस्कस करेंगे। और फिर हमारे पास नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में एक कन्व्यूलेटेड यानी बल खाई हुई ट्यूब आती है जो प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब है। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो करीब प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये बोमेन कैप्सूल के करीब होती है तो हमने इसको नाम दिया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का। फिर ट्यूब मुड़ जाती है, मुड़ के वो यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है, इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले में अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक जगह से ये लूप नीचे की तरफ आ रहा है तो हमने इसको नाम दे दिया डिसेंडिंग लिम्ब, यानी नीचे की तरफ आने वाली ट्यूब या लिम्ब। और फिर ये ऊपर की तरफ ट्यूब जा रही है तो हमने इसको नाम दिया असेंडिंग लिम्ब। तो लिम्ब लूप ऑफ हेनले में दो चीज़ें हैं, डिसेंडिंग लिम्ब जहाँ पे ट्यूब नीचे आ रही है और असेंडिंग लिम्ब जहाँ पे ट्यूब ऊपर की तरफ जा रही है। अच्छा, ऊपर जाने के बाद ट्यूब दोबारा से बल खाती है यानी मुड़ी हुई होती है कुछ जगह से। तो ये पोर्शन क्योंकि बोमेन कैप्सूल से दूर है तो हम इसे कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यानी अगर हम अपने बाजू की बात करें तो बाजू में जो चीज़ प्रॉक्सिमल होगी यानी हमारी बॉडी के करीब होगी वो कंधे होंगे, और जो हमारे हाथ हैं वो अगर हम डिस्कस करें तो वो क्योंकि हमारी बॉडी से दूर हैं मेन एक्सिस से तो वो डिस्टल में आते हैं यानी वो दूर होते हैं। तो वो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो बोमेन कैप्सूल से थोड़ी दूर है उसे हमने नाम दे दिया डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का। और फिर लास्ट पे ये ट्यूब ओपन होती है इनटू कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो ढेर सारे नेफ्रॉन से यूरिन ले के पेल्विस में ओपन होती है। पेल्विस में जो है वो यूरिन इकट्ठा करती है। अब ये तो हमारे पास था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब यहाँ पे जो रेड पोर्शन में दिखाई हुई हैं वो यहाँ पे क्या हैं? ब्लड वेजल्स हैं। अच्छा, कौन कौन सी ब्लड वेजल्स हैं? अब वो वेजल जो खून को नेफ्रॉन तक ला रही है, ठीक है, जो किडनी तक ला रही थी वो रीनल आर्टरी थी। रीनल आर्टरी फर्दर छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है जिन्हें कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल,
कौन सी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, एफरेंट आर्ट्रियोल। और फिर एफरेंट आर्ट्रियोल्स रीनल आर्टरी से खून लेके जिसमें वेस्ट है, यानी वेस्ट वाला खून नेफ्रॉन तक कौन लाता है, एफरेंट आर्ट्रियोल। अच्छा, एफरेंट आर्ट्रियोल फर्दर जब नेफ्रॉन में आता है बोमेन कैप्सूल में, तो वो फर्दर छोटी छोटी ब्लड कैपलरीज में डिवाइड हो जाता है और ब्लड कैपलरीज का ये गुच्छा क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस कहलाता है। अब कैपलरीज में क्यों डिवाइड हुआ है, कैपलरीज वो नालियाँ होती हैं जो सिर्फ 1 सेल थिक होती हैं, यानी सिर्फ उनमें एक लेयर प्रेजेंट होती है, तो उनमें से चीज़ों का वेस्ट का निकलना आसान होता है। यही वजह है कि एफरेंट आर्ट्रियोल कैपलरीज में डिवाइड हो गई है और उसको हमने नाम किसका दिया है, ग्लोमेरुलस का। फिर ये जो ब्लड होता है, यानी जब वेस्ट मटेरियल नेफ्रॉन में चले गए हैं तो जो साफ ब्लड है वो इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू बाहर निकल आता है। अच्छा, इफरेंट आपने याद रखना है, ई एग्जिट होता है और इफरेंट में बाहर निकल रहा है ब्लड, यानी साफ ब्लड नेफ्रॉन से निकल रहा है। ये इफरेंट आर्ट्रियोल बाहर निकलने के बाद नेफ्रॉन को सराउंड कर लेती हैं, पूरे नेफ्रॉन को। अब क्यों सराउंड करती हैं ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिलरी नेटवर्क ने जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है उसको सराउंड किया होता है। क्यों? क्योंकि वो रीअब्जॉर्प्शन करता है, यानी अगर कोई हमारी पसंद की चीज़ अंदर दाखिल हो गई है नेफ्रॉन में एज अ यूरिन, तो उसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाए ब्लड कैपलरीज में, और फिर ये सारी इफरेंट आर्ट्रियोल जो साफ खून लेके नेफ्रॉन से डिफरेंट ढेर सारे नेफ्रॉन से निकलती हैं वो इकट्ठी होकर बनाती हैं रीनल वेन, और फिर ये जो रीनल वेन होती है वो साफ ब्लड लेके दिल तक चली जाती है। तो ये हमारे पास क्या पाथ था, रीनल आर्टरी डिवाइड हुई एफरेंट आर्ट्रियोल्स में और उसने सारे नेफ्रॉन को ब्लड पहुँचाया। और फिर एफरेंट आर्ट्रियोल्स ने जब ग्लोमेरुलस में डिवाइड हुई और ब्लड वहाँ पे फिल्टर होके साफ़ हो गया, तो साफ़ ब्लड इफरेंट आर्ट्रियोल ने हर नेफ्रॉन से लिया और फिर ये इफरेंट आर्ट्रियोल ने इकट्ठी होकर रीनल वेन बनाया और रीनल वेन साफ ब्लड को लेके हार्ट की तरफ चली गई। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन था। इन्हीं चीज़ों को हमने आगे डिस्कस करना है। सेम डायग्राम यहाँ पे अगेन मेंशन की गई है। पेल कलर में जो है नेफ्रॉन है और फिर रेड कलर में जो है यहाँ पे कैपिलरीज ने सराउंड किया होता है पूरे नेफ्रॉन को। इफरेंट आर्ट्रियोल जो निकलती है उसने फिर पूरे नेफ्रॉन को सराउंड किया होता है ताकि रीअब्जॉर्प्शन हो जाए, और फिर जब इफरेंट आर्ट्रियोल से खून निकलता है तो वो रीनल वेन बनाता है जो ब्लड को हार्ट तक लेके जाते हैं। अच्छा, सबसे पहला पोर्शन नेफ्रॉन का है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल इन ईच नेफ्रॉन इनर एंड फॉर्म्स अ कप शेप्ड स्वेलिंग, यानी कप के शक्ल का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें बोमेन कैप्सूल कहते हैं। अच्छा, बोमेन कैप्सूल ने कैपिलरीज के बॉल को सराउंड किया होता है, यानी जो एफरेंट आर्ट्रियोल के बाद बनते हैं तो कैपिलरीज का जो बॉल होता है उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को अगर हम इकट्ठा करें तो इन्हें नाम दिया गया है रीनल कॉर्पसल का, ठीक है, या मेजनर कॉर्पसल्स का। अच्छा, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, यहीं से ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो नेफ्रॉन में चले जाते हैं और फिर साफ ब्लड जो होता है वो रिटर्न हो जाता है टूवर्ड द हार्ट। अच्छा, एफरेंट आर्ट्रियोल क्या होती हैं, ब्लड अराइव्स एट कैप्सूल। कैप्सूल तक जो ब्लड वेस्ट वाला आता है वो किसके थ्रू आता है, एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू। और इफरेंट क्या होती है, एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड लीव द कैप्सूल, यानी साफ ब्लड कैप्सूल से निकल जाता है फिल्ट्रेशन के बाद और वो उन्हें कौन लेके जाता है, इफरेंट आर्ट्रियोल लेके जाती हैं। नेक्स्ट आती हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स जब वो साफ खून लेके इफरेंट आर्ट्रियोल निकल गई हैं तो वो मज़ीद कैपिलरीज में डिवाइड होके पूरे नेफ्रॉन को उन्होंने सराउंड किया होता है, और ये कैपिलरीज जिन्होंने नेफ्रॉन को रीअब्जॉर्प्शन के लिए सराउंड किया है इनको कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। नेक्स्ट हमारे पास नेफ्रॉन का जो पार्ट है वो है बोमेन्स कैप्सूल जो होता है वो कॉन्टिन्यू यानी आगे जारी रखता है अपनी फर्दर स्ट्रक्चर को, जिसमें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है यानी जो करीब का मुड़ा हुआ पोर्शन होता है, फिर लूप ऑफ हेनले आता है जिसमें डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब था, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आती है और फिर फाइनली नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाता है। और कलेक्टिंग डक्ट जो होते हैं वो डिफरेंट नेफ्रॉन से यूरिन लेके रीनल पेल्विस में इकट्ठा करते जाते हैं। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर था हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है कि यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस कैसे होता है, यूरिन कैसे बनता है। तो इसमें 3 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, फिल्ट्रेशन,
रीअब्जॉर्प्शन एंड सक्रीशन। तो ये 3 जो स्टेप्स होते हैं इनके थ्रू यूरिन बनता है। अब फिल्ट्रेशन होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी बहुत ही फाइन या छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे सुराख प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू ये फिल्ट्रेशन होती है और ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया वगैरह ये चीज़ें जो हैं ब्लड से मूव करके नेफ्रॉन में आ सकती हैं। जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं जैसे प्रोटीन्स वगैरह होती हैं और दूसरे ब्लड सेल्स होते हैं वो इन सुराखों के थ्रू गुजर के नहीं आ सकते, तो इस फिल्ट्रेशन को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो ब्लड ग्लोमेरुलस से गुजर रहा होता है उसे फ़िल्टर किया जाता है बोमेन कैप्सूल में ही, यानी उससे वेस्ट निकाल लिए जाते हैं। अच्छा, ग्लोमेरुलस जो बॉल ऑफ कैपिलरीज है जो कैप्सूल में प्रेजेंट है उनमें छोटे छोटे सुराख प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जब ब्लड वहाँ पे पहुँचता है तो ब्लड प्रेशर पड़ता है। ब्लड प्रेशर पड़ने की वजह से जो छोटे मटेरियल होते हैं जो उन पोर्स में से या सुराखों में से गुज़र सकते हैं वो गुज़र के नेफ्रॉन में चले जाते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन हो रही है उसे फिल्ट्रेशन प्रेशर भी कहते हैं। अब फिल्ट्रेट जो ग्लोमेरुलस में अपीयर होता है उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यानी जो साफ़ होके जो चला गया है वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, जो वेस्ट मटेरियल आ गए हैं वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होते हैं। अब फिल्ट्रेट जो आता है हमारे पास बोमेन कैप्सूल में उसको जो होते हैं उसमें सम यूज़फुल सब्सटेंसेस भी होती हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सॉल्ट वगैरह और वाटर वगैरह भी। तो उस फिल्ट्रेट में से जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू क्लियरली मेंशन किया गया है। ये रेड वाली जो हमारे पास है ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस है हमारे पास, और फिर ये बोमेन कैप्सूल ने जो पोर्शन सराउंड किया हुआ है। अब जो वेस्ट मटेरियल या जो चीज़ें इन ग्लोमेरुलस के सुराखों के थ्रू गुज़र के चली गई हैं बोमेन कैप्सूल में हम उसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि ग्लोमेरुलर क्या है, बोमेन कैप्सूल है। तो बोमेन कैप्सूल में जो वेस्ट मटेरियल आ जाते हैं उन्हें कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब इसमें कुछ यूज़फुल चीज़ें भी होती हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गए कुछ जो हमने इस्तेमाल करने थे अभी, और वाटर हो गया। तो उन चीज़ों को हम दोबारा से ब्लड कैपिलरीज़ में, पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज़ में रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उस प्रोसेस को कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। अच्छा, रीअब्जॉर्प्शन एंड सक्रीशन। रीअब्जॉर्प्शन में जितने भी यूज़फुल कंपोनेंट होते हैं उनको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो है वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है जब फिल्ट्रेट किडनी को लीव करता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ में न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब हो रहे हैं, रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, NaCl रीअब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है। फिर अगर हम लूप ऑफ हेनले में आए तो डिसेंडिंग लूप में वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, असेंडिंग लूप में सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्ब हो रहा है, फिर डिस्टल ट्यूब्यूल में भी कुछ रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, और फिर अगेन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में भी कुछ रीअब्जॉर्प्शन क्या होती है, हो जाती है। तो थर्ड प्रोसेस हमारे पास सक्रीशन। सक्रीशन ये होता है कि ट्यूबुलर एपिथेलियम यानी ट्यूब्स की जो एपिथेलियम होती है वो कुछ सब्सटेंसेस को दोबारा से नेफ्रॉन में सक्रीट कर देती है। यानी ब्लू में अगर आप देखें तो वो सक्रीशन है जिसमें कुछ ड्रग्स और पॉइजन्स जो थे वो हमारे ब्लड में रह गए थे। तो ब्लड की जो ब्लड वेसल की जो मेम्ब्रेन होती है वो इन सब्सटेंसेस को दोबारा से नेफ्रॉन में डाल देती है। तो ये होता है सक्रीशन का प्रोसेस। इसमें मेनली हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो अंदर सक्रीट किए जाते हैं इनसाइड द नेफ्रॉन ल्यूमेन। क्यों? ताकि पीएच को, यूरिन की पीएच को मेंटेन रखा जाए। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ड्रग्स, पॉइजन्स और हाइड्रोजन आयन की सक्रीशन हुई है, जबकि डिस्टल ट्यूब्यूल में पोटाशियम आयंस और हाइड्रोजन आयंस जो हैं उनकी सक्रीशन हुई है। सक्रीशन क्या है? ब्लड कैपिलरीज़ में जो चीज़ें रह गई थी वेस्ट मटेरियल या फिर हाइड्रोजन आयन का दोबारा से नेफ्रॉन में ट्रांसफ़र करना, इसको हम कहते हैं सक्रीशन। तो यहाँ पे हमारा जो है फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन का टॉपिक ओवर होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।